डियर स्टूडेंट्स, हम लोग धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन में मुस्लिम धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने अलीगढ़ आंदोलन को देखा था। आज की क्लास में एक नया टॉपिक है देवबंद आंदोलन या देवबंद स्कूल। तो जहां तक देवबंद आंदोलन या देवबंद स्कूल का प्रश्न है, तो इसको पढ़ाने से पहले कुछ बातें हम लोग को जाननी बहुत ही आवश्यक है। वो बात यह है कि जो 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार आंदोलन हुआ, उसमें हिंदू समाज में भी और मुस्लिम समाज में भी, दोनों में हम लोग पाते हैं कि धर्म और समाज के क्षेत्र में जो सुधार किया गया उसमें एक रूपता नहीं था, विविधता था। जैसे हिंदू समाज में कुछ वर्गों ने पूर्वी सभ्यता का समर्थन किया, वेदों की ओर लौटने का नारा दिया, तो कुछ सुधारकों ने पाश्चात्यीकरण का समर्थन किया। ठीक इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में भी हम पाते हैं कि एक वर्ग ऐसा था जो पाश्चात्यीकरण का समर्थक था, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां कर रहे थे, जिसका कल के क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और एक दूसरा वर्ग था जो इस पाश्चात्यीकरण का घोर विरोधी था, क्योंकि उसका मानना था कि पाश्चात्यीकरण के अपनाने से हमारी संस्कृति और सभ्यता समाप्त होगी और ये अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र है कि पाश्चात्यीकरण के माध्यम से हम भारतीय समाज का जो मूल स्वरूप है उसको विनष्ट कर दें और फिर भारत के लोग पूर्ण रूप से हमारे चंगुल में आ जाएंगे। तो ये जो विचारधारा थी, इस विचारधारा का प्रतीक जो मुस्लिम धर्म और समाज सुधार आंदोलन के क्षेत्र में बना, वो देवबंद आंदोलन था या देवबंद स्कूल था, और वही हम लोगों के आज के पढ़ने का उद्देश्य है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अलीगढ़ आंदोलन के बाद हम लोग ये देखें कि जो दूसरी विचारधारा थी देवबंद स्कूल के रूप में या देवबंद आंदोलन के रूप में, वो क्या थी। टॉपिक को पढ़ने से पहले ये अनिवार्य है कि इसकी महत्ता को देखा जाए। आज तक भारतीय इतिहास के पुस्तकों में धर्म और समाज सुधार आंदोलन के परिवेश में जो हिंदू और मुस्लिम आंदोलनों का अध्ययन किया गया, ये बताया गया, उसमें सांप्रदायिक तत्व को ज्यादा प्रमोट किया गया। सांप्रदायिक तत्व को प्रमोट करने का अर्थ ये हुआ कि सर सैयद अहमद खां के माध्यम से, ये उनके द्वारा जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था, जिसका अध्ययन हम लोग कल के क्लास में कर चुके थे, उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी कि उसके माध्यम से मुस्लिम अलगाववाद को जन्म मिला था। और हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि किस प्रकार से सर सैयद अहमद खां का उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करना था और अंग्रेजों का समर्थक बनाना था। तो जो सर सैयद अहमद खां की ये नीति थी, उसी नीति को ज्यादातर पढ़ाया जाता है, ये ज्यादा बताया जाता है। नतीजा ये होता है या इसका परिणाम ये हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन को सांप्रदायिकता के दृष्टि से देखा जाने लगा, जबकि वास्तविकता ये है कि देवबंद आंदोलन या देवबंद स्कूल एक ऐसा स्कूल था, एक ऐसा आंदोलन था जो पूर्ण रूप से गैर सांप्रदायिक था, पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी था, और एक ऐसा प्रतिमान स्थापित किया इसने जिस प्रतिमान के आधार पर देश में हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म लाने में बहुत ही आसानी हुई। तो देवबंद आंदोलन एक राष्ट्रवाद का प्रतीक था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, और एक एकीकृत संस्कृति यानी इंटीग्रेटेड कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी जान है, उसको बनाने में इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की बात यह है कि आजकल के पढ़ने के क्रम में जो अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, उसमें इस देवबंद आंदोलन की महत्ता को बहुत कम स्थान दिया गया है। बहुत होता है तो ये पूछ लिया जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे,
रशीद अहमद गंगोही का नाम पूछ लिया जाता है, कासिम ननौतवी का नाम पूछ लिया जाता है। बहुत होता है तो रेशमी आंदोलन को से संबंधित व्यक्तित्व कौन थे, तो ओबैदुल्ला सिंधी का नाम पूछ लिया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं, जबकि राष्ट्रीय आंदोलन में महत्व के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के क्लास में हम लोगों को ये समझना है कि आखिर देवबंद आंदोलन ने धर्म को अपने पास रखते हुए किस ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई, और जो मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियंस, मल्टी सोशल कंसेप्ट हमारे यहाँ देश में पाया जाता है, उसमें इस तरह के विचारधारा का रहना और पाया जाना काफी ही जरूरी है। खास तौर से आज के समय में, जिस समय में एक दुराव की स्थिति सिर्फ धर्म के क्षेत्र में नहीं बनी है, बल्कि समाज के क्षेत्र में भी, जातियों के क्षेत्र में बनी हुई है, वैसी परिस्थिति में ये टॉपिक के हम लोगों को इतिहास के उस मोड़ पर जाकर खड़ा कराएगा जहां समन्वय का एक रास्ता बन सकता है, कोऑर्डिनेशन का एक रास्ता बन सकता है। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग इस क्लास को पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज ये छात्रों कि हम लोग ये देखेंगे कि इस आंदोलन का, जो देवबंद आंदोलन था, उसका नेचर क्या था, प्रकृति क्या था, किस प्रकार का ये आंदोलन था। तो हमने बिंदुवार चीजें तय की हैं ताकि आपको शुरू में ही जहन बन जाए, मस्तिष्क बन जाए कि आखिर इस आंदोलन की महत्ता क्या है। तो कुल 4 शीर्षक हमने दिया है। उसमें पहला जो शीर्षक है वो ये कि यह पूर्णतः राष्ट्रवादी आंदोलन था, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रवाद की एक अलग अलग संकल्पना है। अलग अलग संकल्पना हम इसलिए बोल रहे हैं कि हर लोगों ने राष्ट्रवाद को अलग ढंग से परिभाषित किया। समझाने के लिए इस ढंग से समझिए, जैसे एक मजदूर वर्ग था, तो मजदूर वर्ग के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ यह होता था कि जब देश आजाद हो तो उसको उचित मजदूरी मिले। महिलाओं के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ यह था कि जब देश आजाद हो तो उनको जो है अधिकार मिले, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में किया जा रहा है वो मिले। इसी प्रकार से मुस्लिमों का, जो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में थे, उनके राष्ट्रवाद की संकल्पना कुछ अलग थी। जो हिंदू महासभा के लोग थे, उनके राष्ट्रवाद की संकल्पना कुछ अलग थी। जो कांग्रेस के लोग थे, उनके राष्ट्रवाद की संकल्पना कुछ अलग थी। तो इसलिए राष्ट्रवाद शब्द जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ ये हो, आप मत लगाइए कि राष्ट्रवाद का कोई एक अर्थ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में उत्पन्न हो गया था, बल्कि हर वर्ग के लिए राष्ट्रवाद के अलग अलग अर्थ थे। यह सबसे बड़ी मुश्किल समस्या थी। तो देवबंद आंदोलन ने राष्ट्रवाद की जिस संकल्पना को प्रस्तुत किया वो मल्टी डायमेंशनल था, यह समझने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पूर्व या पैरेलल कह लीजिए, एक मूवमेंट चल रहा था अलीगढ़ के नाम से, और उस मूवमेंट की विचारधारा पूर्ण रूप से पृथकीकरण की थी। यानी मुसलमान कांग्रेस का साथ ना दे, मुसलमान अंग्रेजों का साथ दे। तो राष्ट्रवाद पर यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। देवबंद आंदोलन के लोगों ने, या उससे जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों ने राष्ट्रवाद की एक नई संकल्पना प्रस्तुत की। अब वो संकल्पना क्या थी कि धर्म के विविधता के रहने के बावजूद भी, विभिन्न धर्म के मानने वाले अलग अलग रहने के बावजूद भी एक साथ लोग रह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस आंदोलन ने पैदा किया था वो ये कि सभी धर्म में सत्यता होती है और किसी धर्म की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। जब अंग्रेजों के द्वारा ईसाई मिशनरी बना करके यूपी के क्षेत्रों में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, ये उनकी आलोचना की जा रही थी, तो इस आंदोलन के नेताओं ने उसका तार्किक जवाब दिया था, न सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए बल्कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और एक स्टैंडर्ड, एक प्रतिमान स्थापित कर दिया था
कि अंग्रेजों का भारतीय धर्म के प्रति या भारत में जो लोग जिन जिन धर्मों के मानने वाले हैं उसको निकृष्ट बताने की जो कोशिश की जाती है, उस कोशिश का दंदाने शिकन जवाब यानी दांत को खट्टा करने वाला जवाब किसी ने दिया था तो देवबंद के उलमा थे। तो इस ढंग से इन लोगों ने राष्ट्रवाद की एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, जिस संकल्पना में इस धरती पर रहने वाले सभी लोग समाहित थे। अब ये एक लंबी बहस है कि अगर इस विचारधारा को प्रमोट किया जाता राष्ट्रवाद का, तो जो राष्ट्रवाद के अलग अलग एकांगी स्वरूप पाए जा रहे थे उसमें एकीकरण स्थापित किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि धनाभाव के कारण और संसाधनों की कमी के कारण देवबंद आंदोलन उतना प्रभावी ढंग से अपने विचार को नहीं फैला पाया। ये भी एक सच्चाई है। ठीक है। दूसरा इसकी विशेषता यह है या प्रकृति यह है कि इसने सर सैयद अहमद खां की नीतियों का विरोध किया, लेकिन यह विरोध बाद में चल करके समन्वय में बदल गया। ये कैसा द्विअर्थी बात हुआ भाई? तो द्विअर्थी बात यह हुआ इसमें कि सर सैयद अहमद खां का जो ये विचारधारा था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौम हैं। शुरू में तो हालांकि उन्होंने दोनों को दो आंखें कही थी और कहा था कि अगर एक आंख अपाहिज हो जाए तो बदन कैसा लगता है, इसीलिए दोनों आंख को स्वस्थ रहना काफी जरूरी है, और बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था। लेकिन बाद में चल करके कांग्रेस के वो घोर विरोधी बन गए थे और पूर्ण रूप से उनका जो दृष्टिकोण था वो ये था कि साहब मुसलमानों का उत्थान करना ही श्रेयस्कर है, मुसलमानों को हिंदू बहुसंख्यकों के प्रकोप से बचाना है। यह विचारधारा सर सैयद अहमद खां के द्वारा फैलाया जा रहा था कि अगर लोकतंत्र की स्थापना होगी तो लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, और जब बहुमत का शासन होगा तो उस शासन में अल्पमत में जो मुसलमान हैं उनकी उपेक्षा की जाएगी। और एक ऐसा जहर था, किसी जहर को अगर समाप्त नहीं किया जाता तो फिर आने वाले समय में देश को आजाद करवाना काफी मुश्किल था। देवबंद स्कूल के या देवबंद आंदोलन के उलमाओं ने सर सैयद अहमद खां के इस विचारधारा का डटकर मुकाबला किया और हदीसों के जरिया और कुरान के जरिया इस बात को साबित किया कि हम लोग विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ बहुत समन्वय के साथ रह सकते हैं। इस्लाम में यह कहीं पर भी नहीं है कि दूसरे धर्म वाले को अपने धर्म में समाहित कर लिया जाए, बल्कि सहअस्तित्व का अच्छा एग्जाम्पल अरब के रेगिस्तान में प्रॉफिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसको भुला दिया गया था, इन लोगों ने उसे पुनः पुनर्जीवित करके भारत में लागू करने का प्रयास किया। लेकिन ये अलीगढ़ आंदोलन के दुश्मन भी नहीं थे, इसलिए अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया उसका इन लोगों ने समर्थन किया। तो इस कारण से विरोध के बावजूद भी बाद के काल में आकर करके देवबंद स्कूल के उलमाओं ने अलीगढ़ स्कूल के लोगों से एजुकेशन के क्षेत्र में समन्वय किया, कोऑर्डिनेशन किया। यानी विरोधी ये विचारधारा के थे, काम के नहीं थे। तीसरी प्रकृति यह है कि मुसलमानों को स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ा। अभी तक मुसलमान मुगल वंश के समाप्ति के बाद, बहादुर शाह जफर के समाप्ति के बाद और अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण, सर सैयद अहमद खां के समझाने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरीके से कट चुके थे, कांग्रेस से पूरी तरीके से कट चुके थे। देवबंद के उलमाओं ने इस बात को प्रमाणित किया कि परतंत्र देश में रह कर करके सांस लेना ये इस्लामी नियमों के विरुद्ध है। इसलिए देश की आजादी में शामिल होना जो है वो एक इबादत के समान है, एक पूजा के समान है। तो जब ये बात लोगों के दिलों में स्थापित किया देवबंद के उलमाओं ने, तो फिर लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अभी हम थोड़े देर के बाद आपको इसका एग्जाम्पल देंगे, हिस्ट्री के हिसाब से उसके फैक्ट्स हैं, उसके तथ्य हैं जो हिस्ट्री के पुस्तकों में मौजूद हैं। तो
19वीं शताब्दी के दूसरे पार्ट में यानी 1850 के बाद बहुत सारे उलमा शहीद हुए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में। तो ये सब शहीद हुए इसलिए कि देवबंद स्कूल के उलमाओं ने इन लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना को भड़काया। तो ये तीसरा इसका महत्व है। और चौथा ये कि हम लोग पढ़ते हैं कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। ऐतिहासिक रूप से ये गलत है। अभी आपको दिखाएंगे कि देवबंद स्कूल के उलमा ने बाज़ाब्ते तौर पे लोगों को ट्रेंड करने के लिए, ब्रिटिशों से लड़ने के लिए, अपने जान की कुर्बानी देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, संगठन बनाया था। और ये देश का पहला संगठन था जिस संगठन के माध्यम से जो है अंग्रेजों की हत्याएं की गई और इसके बदले में प्रतिक्रिया स्वरूप में बहुत सारे उलमाओं को फांसी की सजा दी गई। तो ये इस आंदोलन का यानी देवबंद आंदोलन का ये चरित्र है, ये प्रकृति है। अब ये तो हमने एक इंट्रोडक्टरी के रूप में इंपॉर्टेंस ऑफ देवबंद रेवोल्यूशंस पढ़ाया आपको। अब एक क्रम से रूप में देखेंगे कैसे स्टैब्लिश्ड हुआ, क्या क्या काम किया, क्या इसकी विचारधाराएं थी। तो दूसरा खंड हमारा होगा कि देवबंद आंदोलन का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो इस जन्म के लिए एक संस्था उत्तरदायी है, एक संस्था का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और वो संस्था का नाम था दारुल उलूम देवबंद। क्या नाम था? दारुल उलूम देवबंद। इसका अर्थ क्या होता है कि ज्ञान का घर। क्लियर? ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था जिसको स्थापित किया गया और वो संगठन का नाम था दारुल उलूम देवबंद। कहां स्थापित किया गया छात्रों? तो देवबंद एक तहसील था, अभी तो डिस्ट्रिक्ट बन गया ये। देवबंद उस समय एक तहसील समझते हैं ना, ब्लॉक नहीं, तहसील जिला थोड़ी होता है। जैसे हम लोग के यहाँ ब्लॉक होता है ना, यूपी में उसको तहसील बुलाया जाता है। हम लोग के यहाँ जो सीओ होता है यूपी में तहसीलदार कहलाता है। जनपद डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। ठीक है, वहां जिला को यूपी में जनपद को एंशिएंट पीरियड वाला शब्दावली को का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो एक तहसील था जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। अभी ये कमिश्नरी बन गया है और ये जिला बन गया है वर्तमान समय में। ठीक है, और तिथि कब है तो तिथि में विवाद है, लेकिन देवबंद का जो लिटरेचर है उसमें है कि 31 मई 1866 ईस्वी को देवबंद दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की। स्थापित किसने किया था? तो दो व्यक्तियों का नाम था, दोनों काफी घनिष्ठ मित्र थे। एक है मौलाना कासिम ननौतवी और दूसरा है रशीद अहमद गंगोही। ये दोनों मित्र थे। दोनों का ननौतवी और गंगोही जो नाम पड़ा है ये गांव का नाम है। मतलब ननौतवी गांव में पैदा हुए थे, ननौत गांव का नाम था, गंगोह गांव का नाम था। तो अपने गांव के नाम पे उन्होंने अपनी उपाधि धारण कर ली, ननौतवी और गंगोही। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने गांव से ली, उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आए और अपने समय के हदीस के ये बहुत बड़े विद्वान थे। दोनों व्यक्ति हदीस के बहुत बड़े विद्वान का अर्थ ये हुआ कि जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी उनका नाम था शेख अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी। ये नाम आपके लिए नया होगा, शेख अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण कैरेक्टर इस्लाम धर्म के अंदर भारत में है। क्यों महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं? क्योंकि 18वीं शताब्दी का समय है जब ये थे दिल्ली में। तो 18वीं शताब्दी में अंतिम रूप से इस्लाम धर्म में जो विवाद था, किस बात का? कि सूफीवाद इस्लाम धर्म का अंग है कि नहीं। तो हालांकि 14वीं शताब्दी में ही आते आते ये बात स्थापित हो चुकी थी कि सूफीवाद इस्लाम धर्म का अंग है, जबकि पहले ये माना जाता था कि सूफीवाद गैर इस्लामी चीज है, इस्लाम से इसको कोई लेना देना नहीं है। 14वीं शताब्दी तक आके स्थापित हुआ कि हाँ सूफीवाद इस्लाम धर्म का अंग है।
लेकिन दिल्ली मुहद्दिस देहलवी का ये योगदान ये है कि इन्होंने अनंतिम रूप से स्थापित कर दिया कि सूफीवाद इस्लाम का पूर्णतः अंग है। अब यूं ही बोल देने से तो नहीं हुआ होगा, बजाता इनका लिटरेचर है, एक एक इन पर जो सूफियों पर जो आरोप लगा था उसको इन्होंने प्रमाणित किया, उनके सिद्धांतों को कुरान और हदीस के माध्यम से प्रमाणित किया। तब दुनिया जानी कि वो सूफीवाद इस्लाम से अलग नहीं है बल्कि इस्लाम का अभिन्न अंग है और उसको दूसरे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस्लाम धर्म में जो विवाद था उस विवाद को समाप्त करने वाले व्यक्तित्व का नाम जो था भारत में वो शेख अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी था। अब ऐसे परिस्थिति में टीचर ही कोऑर्डिनेटर थे, टीचर ही समन्वयात्मक विचारधारा के मालिक थे। तो जो टीचर जिस ढंग का पढ़ाएगा उसका स्टूडेंट भी उसी ढंग का होगा। तो चूंकि एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण वाले टीचर से ये दोनों पढ़े थे, मौलाना कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, इसलिए ये भी इनका भी जीवन भी एक ऐसा हुआ कि न सिर्फ इस्लाम धर्म के विभिन्न वर्गों के बीच में समन्वय बनाया बल्कि दूसरे धर्मावलंबियों के बीच भी समन्वय के मार्ग को अपनाया। तो एजुकेशन ने, टीचिंग ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इनको राष्ट्रवादी बनाने में। क्लियर? अब देखिए छात्रों, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इस आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, बहुत डिटेल्स है तो हमने सेलेक्ट किया है कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से हम इनके योगदान को देखने जा रहे हैं कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने किस ढंग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहली बात यह कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह में रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम ननौतवी ने अपनी मां की प्रेरणा से 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। और जो मां से उनकी वार्तालाप हुई थी वो वार्तालाप हम सुनाना चाहते हैं आपको कि दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, जो बातचीत हुई थी, वो थोड़ा सा सुन लीजिए कि उनका मानना था कि 1857 का विद्रोह जब संग्राम छिड़ गया तो वो लोग जो थे यानी मुस्लिम लोग खास तौर से दुविधा में थे उत्तर प्रदेश के कि हमको 1857 के विद्रोह में शामिल होना चाहिए कि नहीं शामिल होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने, इन दोनों ने, मौलाना कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और एक कासिम ननौतवी का उनकी मां के साथ जो वार्तालाप है उसका सेंटेंस है कि मैं चाहता हूं आप खुशी से मुझे इसकी इजाजत दे कि हम राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हों ताकि आपको भी इसका स्वाद मिले, और उनकी मां ने इसकी इजाजत दे दी। अर्थात 1857 के विद्रोह में जो ये शामिल हुए तो शामिल होने में इन्होंने अपने धर्म को आड़े नहीं आने दिया बल्कि ये साबित किया कि हम जो इस 1857 के विद्रोह में शामिल हो रहे हैं उसमें हमारा धर्म इसकी अनुमति देता है और हम ये धार्मिक कृत ही कर रहे हैं, कोई दूसरा कृत नहीं कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में देखिए कि ये दोनों मिलकर के यानी मौलाना कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने शामली ये कहा है तो उसी तरफ में यानी सहारनपुर के इलाका में, ये सब इलाका है, थाना भवन और केराना या कैराना, यहां इन लोगों ने मुसलमानों का और उलमाओं का सैनिक दस्ता तैयार किया, मिलिट्री ट्रेनिंग दी छुप करके। और जब मिलिट्री ट्रेनिंग दी तो बजाते तौर पे अंग्रेजों के साथ इन लोगों का युद्ध होता है और इस युद्ध में बहुत सारे अंग्रेज मारे जाते हैं। अंग्रेज कितने मारे जाते हैं इनकी संख्या ज्ञात नहीं हुई है, लेकिन अंग्रेज मरने के बाद जो ब्रिटिश शासन ने प्रतिक्रिया दी उस प्रतिक्रिया में एक ही दिन में 44 मुसलमानों को, जिसमें अधिकांश उलमा थे, उनको पेड़ पर टांग करके फांसी दे दी गई थी सहारनपुर, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करे। इतिहास के पुस्तकों में इन सभी चीजों को अनदेखा किया जाता है। उससे बड़ी बात यह है
कि सहारनपुर के एरिया में एक बाइबल सोसाइटी गठित किया गया था। इस बाइबल सोसाइटी का क्या काम था? तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करना, इस्लाम धर्म के विचारधाराओं पर कुठारघात करना। और ये जो काम किया जा रहा था वो मैकाले, जो पूर्व में भारत में सक्रिय था गवर्नर जनरल की काउंसिल में, उसकी विचारधारा के मानने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो गए थे। तो ब्रिटिश संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए ये जो बाइबल सोसाइटी थी, ये यूपी के देहातों में काफी सक्रिय थी। तो इसका तार्किक जवाब दिया था मौलाना कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने कि हिंदू धर्म भी अच्छा है, हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उनकी क्या महत्ता है, और हिंदू लोग अनादिकाल से जो इसकी पूजा कर रहे हैं उसका एक अपना अस्तित्व है। आप इस पर जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। तो सिर्फ इस्लाम धर्म का दिफा नहीं किया, बचाव नहीं किया, बल्कि जो बाइबल सोसाइटी था उस बाइबल सोसाइटी से हिंदू धर्म की भी रक्षा की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा इनका जो विचार था कि जो बाइबल सोसाइटी कर रही है तो उसके लिए हम अपने जो मेरी संस्कृति है वो तबाह हो जाएगी, मेरा जो कल्चर है वो बर्बाद हो जाएगा। तो मैकाले की जो नीति थी कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए, ये दोनों ननौतवी और गंगोही इसके घोर विरोधी थे। उनका कहना था कि अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं है, लेकिन भाषा एक माध्यम है। अंग्रेजी भाषा को सिखाने के बाद मूलभूत उद्देश्य यह है कि भारतीय संस्कृति विनष्ट हो जाए। तो जब अंग्रेजी भाषा का मूलभूत उद्देश्य भारतीय संस्कृति को विनष्ट करना, इसलिए हम अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी हैं और अपने भाषा में जो हमारी जो अपनी भाषा है हम उसके माध्यम से शिक्षा देंगे। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन दोनों मौलानाओं ने 1866 ईस्वी में दारुल उलूम की स्थापना की। दारुल उलूम दरअसल कोई ऐसा संगठन नहीं था जो पॉलिटिकल था, बल्कि ये एक मदरसा था और आज भी है, और बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। उसकी शुरुआत 58 विद्यार्थियों से हुई थी शुरू में, वो अलग बात है, लेकिन अब 78 लेकिन अब एक बहुत बड़ा संस्था ये बन चुका है। और इस विश्वविद्यालय की विशेषता ये थी कि 78 गलत बोल दिए थे कि ये प्रथम पूर्णतः आवासीय था। अभी तक भारत में एंशिएंट पीरियड में गुरुकुल की व्यवस्था थी आवासीय, वो सब समाप्त हो चुकी थी। अंग्रेजों ने इस तरह का कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं किया था। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे आवासीय विश्वविद्यालय था, लेकिन वो सब का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। तो मॉडर्निटी में या मदरसे के क्षेत्र में कह लीजिए, ये पहला ऐसा मदरसा था जिसकी दो विशेषताएं थी, एक आवासीय था और दूसरा मुफ्त था। न यहाँ फीस लिए जाते थे, बल्कि कपड़ा से लेके खाना तक सब मदरसे की ओर से प्रदान किया जाता था। और उद्देश्य सिर्फ धार्मिक शिक्षा देना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए, शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को तैयार करना था। तो आजकल के समय में मदरसा को जिस दृष्टिकोण से देखा जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन के इस चरण में मदरसों को आप देख लीजिए कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उसने कौन सी भूमिका निभाई थी। और ये मदरसा सिर्फ देवबंद में ही नहीं खुला, इसकी शाखाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खुली और अपने विचारधारा का उसने प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा है कि पाकिस्तान का जब डिमांड किया गया था तो पाकिस्तान के डिमांड का इसने विरोध किया इस संस्था ने। और सबसे बड़ी बात है कि साझी संस्कृति का विकास किया। ये जो साझी संस्कृति आप देख रहे हैं, साझी संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि भारत में जितनी भी जातियां रह रही हैं, जितना भी धर्म रह रहा है, उस जाति और धर्म के अस्तित्व में रखते हुए एक समन्वय की संस्कृति को जन्म देना। जो टकराव की राजनीति अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद शुरू की थी, यानी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का,
उस रणनीति को किसी ने अगर विफल किया था तो देवबंद के उलमा थे, क्योंकि अकाट प्रमाणों के आधार पर यह बात साबित की कि भारत की जितनी संस्कृतियां हैं वो सब के सब ऐतिहासिक हैं और उनके अंदर एक सच्चाई है और कोई भी व्यक्ति के किसी संस्कृति को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए शांति स्थापित करने के लिए अनिवार्य है कि संस्कृतियों के बीच सह अस्तित्व का विकास किया जाए। इसीलिए इनके प्रयास से भारत में एक मल्टीप्लेक्स कल्चर का निर्माण हुआ, एक बहुसंस्कृति व्यवस्था का जन्म हुआ, जिस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां बहुत आराम से और विशेषता के साथ रह सकती थी। तो ये जो कल्चर डेवलप हुआ, हालांकि इसका एक रूप मिडिवल पीरियड में हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन अंग्रेजों ने उसे जब दूषित कर दिया तो उसका एक नया रूप देवबंद के उलमाओं ने दिया था। और ये एक ऐसी चीज थी जिसके वजह से आगे चलकर गांधी जी को बहुत सुविधा मिली। हिंदू मुसलमान मानसिक रूप से ऐसे एक हुए कि सभी को साथ लेकर के चलने में गांधी जी काफी सफल हुए। ये सारा का सारा जो उनको पृष्ठभूमि मिला था वो देवबंद उलमाओं के द्वारा तैयार किया गया था। आगे देखेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग कितने कट्टर थे कि 1878 ईस्वी में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक गुप्त संगठन था और वो क्या नाम था, इमारते उल तरबियत। तरबियत का मतलब होता है ट्रेनिंग। हाँ, तरबियत जो है उर्दू वर्ड है जिसका अर्थ होता है ट्रेनिंग, और इमारत माने संघ। इमारत का मतलब संघ। एक इमारत का अर्थ होता है बिल्डिंग, लेकिन दूसरा उसका अर्थ होता है संघ, ऑर्गेनाइजेशन, यानी ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन। इमारत तरबियत का अर्थ क्या हुआ, ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का केंद्र। तो इसमें युवाओं को, मौलवियों को, उलमाओं को बाकायदे तौर पे शस्त्र चलाने का, शारीरिक रूप से सुदृढ़ होने का ट्रेनिंग दिया जाता था और बहुत गुप्त रूप से दिया जाता था। और यही लोग अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ते थे। इस ट्रेनिंग लिए हुए बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा मिली और पूरा जीवन जो है वहां व्यतीत कर दिया और मर गए वहां। उसमें अधिकांश तो उलमा थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये रेवुलेशंस आगे बहुत नहीं कहा क्यों बढ़ पाया, इतनी अच्छी बात, तो उसके लिए धनाभाव मूल कारण था। चूंकि मदरसा इन लोगों ने खोल रखा था, मदरसा फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई फीस नहीं ली जाती थी, इसलिए जो धन की प्राप्ति होती थी उसका अधिकांश व्यय इसी में खर्च हो जाता था। इसलिए क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सिर्फ ये काम हुआ कि शारीरिक सुदृढ़ता प्रदान कर करके एक कैडर तैयार कर दिया उलमाओं ने, और वो कैडर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। लेकिन बाकायदे तौर पे युद्ध जैसी घटना जो यहां हुई थी शामली थाना भवनों में, वैसी घटना को इमारतुल तरबियत ना अंजाम दे सका और उसका मूलभूत कारण था धन का अभाव। क्लियर? तो ये सब छात्रों कंट्रीब्यूशंस है जो देवबंद आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में निभाया, और जितना भी इसका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो सब का सब कोऑर्डिनेटिव योगदान है, समन्वय का योगदान है, सबको साथ लेकर के चलने का योगदान है। अब आइए कि इस मदरसा का घोषित उद्देश्य क्या था। जो मदरसा था वो करता क्या था। मदरसाओं पर बहुत इल्जाम लगता है, तो मदरसाओं का मूलभूत उद्देश्य अगर देखना है तो देवबंद मदरसा में या दारुल उलूम देवबंद में आप देख सकते हैं, उसके बायलॉज के मुताबिक, यानी जो ननौतवी और गंगोही ने तैयार किया था, उसमें कुल 5 उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला है कि कुरान उसका धार्मिक किताब था। तफसीर, कुरान चूंकि ईश्वरीय बुक है और उसमें जो बातें कही गई हैं उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो सामान्य मनुष्य के समझ से हट करके हैं, तो उन्हीं को समझाने के लिए, कुरान को समझाने के लिए जो दूसरी किताब लिखी गई उसको हम लोग बोलते हैं तफसीर। जैसे इसको हिंदू धर्म से तुलना किया जाए तो हर वेद का समझने के लिए हर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि वेद भी क्या था, एक ईश्वरीय पुस्तक थी, तो उसको समझने के लिए जिस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तो उसी ढंग से तफसीर लिखा गया, तो उसका अध्ययन होता था। ट्रांसलेट करिए सर कि वो भी उर्दू
नहीं, उर्दू में, फारसी में, सभी लैंग्वेज में होता था। और हदीस, तो हदीस को बता दिया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना जीवन के समय में जो वक्तव्य था उसका कलेक्शंस था, उसकी पढ़ाई होती थी। और उसके बाद अकीदा, अकीदा का मतलब विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मुसलमानों के अंदर नाना प्रकार के अकीदा यानी विश्वास जन्म ले चुके थे जो उनकी शक्ति को कम कर रहे थे। तो अकीदा के आधार पर लोगों को एक करना इस मदरसे का उद्देश्य था। यानी शिक्षा किस चीज की दी जाती थी? तो कुरान की दी जाती थी, तफसीर पढ़ाया जाता था, हदीस पढ़ाया जाता था और अकीदा और इससे होता क्या था कि जब ये चारों चीज लोग पढ़ लेते थे तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होता था, उसका चरित्र निर्माण हो जाता था, कैरेक्टर बहुत बुस्ट हो जाता था। और उसके बाद जो विचारधारा पनपती थी उसके लिए रूल्स बनाए गए कि लेखनी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से अपनी विचारधारा को, जो देवबंद की विचारधारा थी, जो समन्वय की विचारधारा थी, उसको प्रचारित और प्रसारित करना। अगर इसको नहीं किया जाता तो फिर अंग्रेजों से मुकाबला नहीं किया जा सकता था। तो फिर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि उस धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल स्वतंत्रता आंदोलन में करना था। यह देवबंद का उद्देश्य था, इसीलिए वो उसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और तो ब्रिटिश शासन के प्रभाव से रक्षा, यानी अंग्रेज जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से कर रहे थे कि शिक्षा प्राप्त करो और हम सरकारी नौकरी दे देंगे, तो इसके वजह से प्रलोभन से बहुत सारे लोग उसके समर्थक हो गए थे और ब्रिटिश या अंग्रेजी संस्कृति के तहत अपना जीवन गुजार रहे थे। तो इन मौलानाओं का, इन उलमाओं का बहुत बड़ा जोर यह था कि देवबंद का यह उद्देश्य है कि हम अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त रहें, उनकी कोई भी नीति हो उस नीति को हम नहीं अपनाएं। इसीलिए बजाते तौर पे घोषणा की थी कि हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं, जिनको अंग्रेजी पढ़ना है वो जाकर के अंग्रेजों की स्कूल में पढ़ लें, उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने मदरसे में अंग्रेजी को प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी का उद्देश्य है संस्कृति को डैमेज करना। तो इस वजह से अपनी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए देवबंद उसकी स्कूल की स्थापना की गई। और किसके जवाब में? तो ब्रिटिश संस्कृति के जवाब में। तो इसका मेन थीम था, उद्देश्य था। पांचवा, कि विभिन्न स्थानों जो विचारधारा हमने बनाया है वो सिर्फ देवबंद में रह करके नहीं फैल सकता है, तो अपने विचारधारा के अनुरूप पूरे इंडिया में मदरसों की स्थापना हम करेंगे और अपनी विचारधारा को हम फैलाएंगे। तो ये उसके उद्देश्य थे, ये घोषित उद्देश्य थे। अब देखिए साहब कि 1905 ईस्वी में, 1905 में इनका देहांत हो गया, मौलाना कासिम ननौतवी का। ये एक्चुअली में 1895 से ही ये बीमार रहने लगे थे और इनकी रोशनी चली गई थी। तो वो सक्रियता नहीं रही थी 1895 के बाद जो 1895 से पहले था। और 1905 में जो है इनका देहांत हो गया। तो देहांत के बाद जिन लोगों ने इसका नेतृत्व संभाला वो व्यक्ति थे महमूदुल हसन। और महमूदुल हसन ने देवबंद स्कूल के विचारधारा के तहत स्वतंत्रता आंदोलन में पाइवटल रोल अदा किया। उसमें बहुत सारे योगदान थे। एक योगदान बताना चाहते हैं आपको कि उस समय घटना घटी थी अफगानिस्तान में स्वतंत्र भारत की सरकार। और ये कब हुआ था? तो 1914 में, और 1916 तक चला था ये। इसमें प्रताप महेंद्र, राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो राष्ट्रपति बनाए गए थे और ओबैदुल्ला सिंधी विदेश मंत्री थे इस सरकार के। इनको सहयोग देने के लिए इस निर्वासित सरकार को, यानी भारत की सरकार बन गई थी कहां? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के पठान जो है इनका साथ दे रहे थे। और जब ऐसा हुआ तो महमूदुल हसन ने इनकी सहायता के लिए अरब की यात्रा की। और अरब की यात्रा के क्रम में ये कहां गए? तो तुर्की गए। आपको पता होना चाहिए कि तुर्की उस समय खिलाफते उस्मानिया जीवित था, यानी उस्मान का जो खिलाफत था जिसका
अंत जो है मुस्तफा कमाल पाशा 1924 में कर दिया था, लेकिन अभी वो जीवित था। तो खिलाफत उस्मानिया के जो विदेश मंत्री थे उनका नाम था, वो नाम यहाँ भूल रहे हैं हम, तो वो उनसे ये मिले, कौन? महमूदुल हसन। और उन्होंने उनको ये प्रेरित किया कि आप राजा महेंद्र प्रताप की जो सरकार है उसको सैनिक सहायता दीजिए। वो तैयार हो गए। तो तुर्की भाषा में रेशम के रुमाल पर उन्होंने अपना आर्डर जो है या अपनी रणनीति कह लीजिए या अपनी योजना जो है वो लिख करके राजा महेंद्र प्रताप के पास भेजा या उबैदुल्ला सिंधी के पास भेजा। और जिस व्यक्ति के हाथ में भेजा वो व्यक्ति थे अहमद हुसैन मदनी। ये अभी जो मदनी है ना, उन्हीं के पूर्वज हैं ये। अब दुर्भाग्य से कह लीजिए कि ये लोग पकड़े गए। नाम है अहमद हुसैन मदनी के साथ जो है वो तुर्की का जो फॉरेन मिनिस्टर था अपनी योजना के साथ भेजा, कहां? राजा महेंद्र प्रताप के साथ। और ये रेशम के कपड़े में लिखा गया था, रेशम के रुमाल में लिखा गया था कि हम इतनी फौज भेज के आपकी मदद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फौज की सहायता देने की बात थी ताकि भारत पर हमला करके अंग्रेजों को भगाया जा सके। लेकिन ये रुमाल पकड़ा गया और मदनी जो अहमद हुसैन मदनी थी, इनके साथ 2 और लोग भी पकड़े गए, यानी 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और इनको माल्टा में निर्वासित कर दिया गया। और लास्ट में 1920 में ही छूट करके आए थे। तो इसी को स्वतंत्रता आंदोलन में रेशमी रुमाल षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन ही काफी महत्वपूर्ण है। और उससे जो व्यक्ति संबंधित थे वो उबैदुल्ला सिंधी थे, क्योंकि इन्हीं के पास जो वो रुमाल आने वाला था। उबैदुल्ला सिंधी, हाँ। तो ये किया था महमूदुल हसन ने। महमूदुल हसन ने दूसरा जो काम किया कि जमायते उलमा हिंद की स्थापना की, जो अभी तक सक्रिय है। तो जमायते उलमा हिंद ने इसमें पूरे भारत के जितने उलमा थे सभी मेंबर थे और सभी ने बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। तो जमायते उलमा हिंद का कंट्रीब्यूशन स्वतंत्रता आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ करके गया। दूसरा कि इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में की। जो अभी जामिया मिलिया इस्लामिया आप देखते हैं दिल्ली में, वो आजादी के बाद आया। 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में। और क्यों हुई थी ये कोई नहीं जानता है। तो आप जानिए इस बात को इसलिए हुई थी कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो खोला गया था सफेद अहमद खां के द्वारा, उसमें जो विचारधारा पनप रही थी वो मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने की थी। तो इसके जवाब में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी कि वो मुसलमानों का ऐसा वर्ग तैयार करे जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले। तो इस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने समय में जो है स्वतंत्रता के बाद उसको दिल्ली में स्थानांतरित किया। तो ये सब सारी चीजें हैं जो देवबंद स्कूल से जुड़ी हुई हैं। हम समझते हैं कि एक छुपा हुआ टॉपिक जो सिविल सर्विस के लिए काफी महत्वपूर्ण है वो आपको हम अच्छे से समझाने में सफल हैं। अगले क्लास में हम दूसरे टॉपिक के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।